हेलो हाय नमस्कार, क्या हाल है यार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर नंबर 2। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने लोकल रूट के बारे में पढ़ा था और इंटरल रूट के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं पेरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल रूट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इंजेक्टेबल्स और दूसरा होता है नॉन इंजेक्टेबल्स। तो इंजेक्टेबल्स की बात करें तो इंजेक्टेबल्स जो मोस्ट कॉमन होता है वो है आईवी रूट, दैट इज इंट्राविनस। उसके बाद होता है आईएम रूट, इंट्रामस्कुलर, और होता है सबक्यूटेनियस रूट और इंट्राडर्मल रूट। नॉन इंजेक्टेबल्स की बारे में बात करें तो जो ट्रांसडर्मल रूट होता है, उसके अलावा इन्हेलेशन रूट होता है और नेसल रूट होता है। तो सभी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद पेरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो पेरेंटल रूट का मतलब क्या होता है? ये दो सबसे बना है, पहला है पर और दूसरा है इंट्रल। तो पर का मतलब होता है बेयोंड और इंट्रल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो ऐसा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिससे कि जो इंटेस्टाइन को बाईपास करता है। जैसे कि इंटर रूट की बात करें, जब भी हम ड्रग्स देते हैं तो ये स्टमक और जीआईटी से होते हुए इंटेस्टाइन में आता है और फर्दर जाके लीवर में जाता है और लीवर में से फिर साइट ऑफ एक्शन के पास जाता है। लेकिन अगर पेरेंटल रूट की बात करें तो ये डायरेक्ट आईवी या आईएम से डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ब्लड स्ट्रीम में जाकर वहाँ से साइट ऑफ एक्शन पे काम करता है। तो पेरेंटल रूट हमेशा बाईपास करता है इंटेस्टाइन को। सो वी कैन से दैट ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम। ड्रग को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है, राइट। पेरेंटल रूट में क्या है? ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम विदाउट नीड टू क्रॉस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, राइट। बिना इंटेस्टाइन में क्रॉस किए हुए डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वहाँ से साइट ऑफ एक्शन पे काम करता है। इसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एडवांटेज क्या होता है पेरेंटल रूट का और डिसएडवांटेज क्या होता है या फिर लिमिटेशन क्या होता है, राइट। तो एडवांटेज जो इसका एक्शन रैपिड होता है, एक्शन इज रैपिड। तो अगर रैपिड एक्शन होता है तो इसको इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट कैन बी यूज्ड इन इमरजेंसी, राइट। अगर ओरल रूट की बात करें तो उसको हम अनकोऑपरेटिव या अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं दे सकते थे, लेकिन जो आईवी रूट है उसको अनकॉन्शियस या फिर अनकोऑपरेटिव पेशेंट में दे सकते हैं। सो कैन बी गिवन इन अनकोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, ऑल राइट। जब भी हम ओरल रूट से ड्रग्स लेते हैं तो गैस्ट्रिक इंजाइम के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन अगर आईवी रूट से लेंगे तो ये गैस्ट्रिक इंजाइम, क्योंकि ये स्टमक में नहीं जाता है तो गैस्ट्रिक इंजाइम नहीं आएगा तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो कांट बी डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक इंजाइम। और इसके अलावा इसमें लीवर में जो ड्रग का प्रोसेसिंग होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, वो बाईपास होता है। तो लीवर इज बाईपास्ड, है ना। तो ये बेनिफिट, इतना सारा बेनिफिट होता है पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। और अगर इसके लिमिटेशन की बात करें तो बिकॉज ये इन्वेसिव मेथड है, हम इसमें प्रिक करते हैं तो इन्वेसिव होता है, तो ये पेनफुल भी होता है। और ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली इंटर होता है। तो ब्लड स्ट्रीम इंटर होता है तो ये स्टेराइल होना चाहिए। सो मेडिसिन और ड्रग्स नीड टू बी स्टेराइल। अगर स्टेराइल है तो ये एक्सपेंसिव भी होता है, राइट। लेकिन ओरल रूट में नॉन स्टेराइल भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में जाकर फर्दर प्रोसेस होता है। तो जितना भी अगर नॉन स्टेराइल है तो फिर माइक्रोब्स किल हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वहाँ से फिर काम करता है, तो इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और अगर ओरल रूट में होता है तो डायरेक्ट हम लोग खुद से इंटेक कर लेते हैं टैबलेट, लेकिन जब आईवी रूट होता है या पेरेंटल रूट होता है इसमें किसी की हेल्प चाहिए। सो असिस्टेंस
ऑफ अदर पर्सन इज रिक्वायर्ड, पर्सन इज नीडेड, क्योंकि खुद से कोई इंजेक्शन नहीं ले सकता है, हमेशा कोई और होना चाहिए जो कि इंजेक्शन दे। इसके बाद अब पढ़ने वाले आईवी। आईवी मतलब क्या होता है? इंट्रावीनस, मतलब क्या कि जो मेडिसिन है या ड्रग है डायरेक्ट उसको वेन में इंजेक्ट किया जाता है। सो ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम इन बोलस फॉर्म, मतलब पूरा सिरिंज से एक बार में, और इन्फ्यूज्ड ओवर सेवरल आवर्स, इन्फ्यूज़न के फॉर्म में। अभी इन्फ्यूज़न क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इन सुपरफिशियल वेन्स, जो भी वेन ऊपर दिखते रहता है उस वेन में हम इसको डालते हैं। तो बोलस फॉर्म, जैसे ये आईवी दे रहे हैं, यहाँ पे आईवी दे रहे हैं, तो जो सिरिंज से देते हैं इसको बोलते हैं इस तरह से, तो बोलस फॉर्म ही होता है। लेकिन जब भी इन्फ्यूज़न पंप का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, ये होता है इन्फ्यूज़न पंप। तो इन्फ्यूज़न पंप का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ऐसे रेट सेट कर सकते हैं कि 1 ml पर आवर जाना चाहिए। तो ये धीरे धीरे 24 आवर के लिए चलता रहेगा और ये आईवी रूट से इन्फ्यूज़न फॉर्म के फॉर्म में जा सकता है। तो ये हमेशा इस तरह से या बोलस फॉर्म में दे सकते हैं या फिर इन्फ्यूज़न फॉर्म में दे सकते हैं। और अलग अलग वेन, सुपरफिशियल वेन होता है जैसे वैसलिक वेन, सिफेलिक वेन, उसमें हम लोग आईवी रूट से दे सकते हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये इंट्रावीनस का रूट का देखते हैं जैसे कैसे होता है कि यहाँ पे सबसे ऊपर एपिडर्मिस होता है, तो एपिडर्मिस को लेयर को पार करके फिर डर्मिस लेयर आता है। तो डर्मिस में यहाँ पे वेन्स प्रेजेंट होता है, तो इस वेन में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। इसके नीचे फिर सबक्यूटेनियस लेयर होता है, तो सबक्यूटेनियस जब भी हम देंगे सबक्यूटेनियस ड्रग्स तो यहाँ पे इंजेक्ट होता है, और आईएम जो होता है हमेशा इस फॉर्म यहाँ पे इंजेक्ट होता है मसल्स में। तो यह इस तरह से हम लोग देते हैं, और इसमें कहीं कहीं पे एंगल भी लिखा रहता है तो वो भी होता है। तो कॉमन साइट क्या क्या है आर्म में? तो सबसे मोस्ट कॉमन साइट है मीडियम क्यूबाइटल वेन, जो कि सबसे बड़ा होता है, तो आसानी से यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद सिफेलिक वेन में भी हम लोग ड्रग्स को इंजेक्ट कर सकते हैं, और बैसिलिक वेन होता है तो बैसिलिक वेन में भी हम लोग ड्रग दे सकते हैं। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन है, अगर मोस्ट सेफर साइड होता है इन तीनों वेन में देने के लिए। अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या बेनिफिट है और क्या इसका लिमिटेशन है। तो एडवांटेज के बारे में बात करें तो जब भी हम आईवी से देंगे तो हमेशा जो ड्रग्स होता है वो 100% साइट ऑफ एक्शन पे जाता है, तो उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी कितना होता है? 100%। जब भी ओरल रूट से लेते हैं तो ड्रग्स कुछ प्रोसेसिंग होने लगता है लीवर में, उसके कारण लॉस हो जाता है। लेकिन जब भी आईवी रूट से देते हैं तो जहाँ जितना इंजेक्ट किया जाता है उतना ही साइट ऑफ एक्शन पे पहुँचता है और डिलीवरी होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि टाइट्रेशन, इसमें लार्ज डोज दे सकते हैं, लार्ज डोजेस कैन बी एडमिनिस्टर्ड। कैसे? इन्फ्यूज़न के फॉर्म में, फिर 50 ml का सिरिंज लगा दिया और लंबे समय तक 24 आवर तक इस तरह से इन्फ्यूज़ किया जाता है लार्ज डोजेस के फॉर्म में। इसके अलावा टाइट्रेशन ऑफ ड्रग विथ रिस्पॉन्स इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या? मतलब कि जैसे किसी का बीपी हाई है, तो हाई बीपी है तो उसको हम लोग ड्रग्स दे रहे हैं, तो मान लीजिए 1 mg पर आवर दे रहे हैं, 5 mg पर आवर दे रहे हैं, 5 ml पर आवर दे रहे हैं, तो उस रेट पे वो बीपी कम नहीं हो रहा है, तो हम हो सकता है उसको इंजेक्ट कर सकते हैं और बोलस के फॉर्म में सिरिंज में। तो जैसे ही देखें कि बीपी कम हो रहा है तो फिर उस हिसाब से हम लोग डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन ऑफ ड्रग विथ रिस्पॉन्स इज पॉसिबल। उसके अलावा और क्या हो सकता है? इरिटेंट ड्रग्स कैन बी गिवन। जो ड्रग इरिटेट करता है स्टमक लाइनिंग को, उस ड्रग्स को भी हम लोग दे सकते हैं। लिमिटेशन क्या होता है कि जब भी हम सिरिंज से इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स तो हो सकता है इन्फ्लेमेशन हो जाए वेन का, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ वेन का थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, थ्रोम्बस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है जहाँ भी वेन, जिस वेन पे हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, एंड नेक्रोसिस भी हो सकता है उसके सराउंडिंग, मतलब टिश्यू का डेथ हो सकता है, नेक्रोसिस ऑफ सराउंडिंग टिश्यू। अगर मान लो सिरिंज से इंजेक्ट कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसमें एयर प्रेजेंट हो जाए, सिरिंज में ठीक से उसको फ्लश नहीं किया तो एयर हो सकता है, तो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। दैट इज को चांसेस ऑफ एयर एम्बोलिज्म, राइट।
एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा, तो आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है कहीं भी, तो उसके कारण ब्लड सप्लाई किसी भी ऑर्गन जैसे किडनी ब्रेन को रुक सकता है, लेकिन मोस्टली इसका चांसेस कम होता है। और क्या हो सकता है, जब भी आईवी देते हैं तो हाई डोज में ड्रग्स जाता है तो ये वाइटल ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, तो ये रिस्की रूट होता है, रिस्की रूट बिकॉज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कैन डैमेज वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन हो सकता है, किडनी, हार्ट, अगर प्रॉपर तरीका से नहीं दिया जाए तो डैमेज कर सकता है। तो ये था आईवी रूट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं आईएम। आईएम मतलब क्या होता है, इंट्रामस्कुलर, जैसा कि नाम है इंट्रामस्कुलर। तो कहाँ पे दिया जाएगा, ऑफ कोर्स मसल में दिया जाएगा। तो इस तरह से मसल में इंजेक्ट करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू डीप मसल्स। कौन से मसल्स हो सकते हैं, लाइक डेल्टॉइड मसल्स। तो आर्म में जो मसल प्रेजेंट होता है डेल्टॉइड मसल्स होता है, ट्राइसेप्स होता है, तो ये मसल में इंजेक्ट किया जाता है, राइट। यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से जब इंजेक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, ये मसल का ऐसा लेयर है, ये पूरा सबसे ऊपर होता है एपिडर्मिस, फिर आता है उसके नीचे डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू और ये मसल लेयर। तो जब भी हम इंजेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री पे यहाँ से ये ऊपर से इंजेक्ट करते हैं तो फिर इस टाइप यहाँ पे पहुँचता है ड्रग्स। तो इस तरह से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। और क्या है इसमें और क्या फीचर है इसका इंट्रामस्कुलर क्या, कि मसल्स जनरली वहाँ पे नर्व्स कम होते हैं, तो माइल्ड इरिटेंट ड्रग्स कैन बी गिवन एज मसल आर नॉट richly सप्लाइड बाय नर्व्स। क्योंकि नर्व्स वहाँ पे कम होता है तो जब भी हम ड्रग्स देंगे तो इरिटेशन कम होगा, लेकिन अगर सबक्यूटेनियस देते हैं तो वहाँ पे नर्व्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में नर्व्स प्रेजेंट होता है तो इरिटेशन ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर हाईली वैस्कुलर होता है, मसल्स हाईली वैस्कुलर होता है, ढेर सारा ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए रैपिड ऑब्जॉर्प्शन होता है। रैपिड एब्जॉर्प्शन, जितना जल्दी ब्लड ड्रग्स एब्जॉर्ब होगा उतना जल्दी एक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड रैपिड एक्शन, ठीक है। और कुछ केसेस है जहाँ पे हम आईएम इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, जैसे कि किसी को एंटीकोगुलेंट चल रहा है तो एंटीकोगुलेंट चलेगा, उस कंडीशन में ये क्या है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं देगा। किसी को एंटीकोगुलेंट चल रहा है मतलब खून पतला करने की दवाई चल रही है, तो अगर देंगे तो वहाँ पे जैसे ही अगर ब्लड वेसल इंजरी होगा तो ढेर सारा ब्लड का वहाँ पे मसल के अराउंड लीकेज हो जाएगा, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हेमाटोमा। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन केस ऑफ एंटीकोगुलेंट, इन केस ऑफ पेशेंट विथ एंटीकोगुलेंट, पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेंट जो खून पतला करने की दवाई होती है, जैसे कि हेपेरिन होता है जो कि आईवी फॉर्म में देते हैं, वारफेरिन होता है, तो इस केस में नहीं दे सकते। अगर देंगे तो क्या हो सकता है, हेमाटोमा होता है, कैन लीड टू हेमाटोमा। हेमाटोमा क्या होता है, नर्व का डैमेज होगा, मसल ब्लड वेसल का डैमेज होगा और वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाएगा मसल के अराउंड, दैट इज कॉल्ड हेमाटोमा। तो इस केस में नहीं दे सकते हैं। कहाँ पे देते हैं, तो उसके साइट आर्म में देते हैं, और भी 2-3 साइट होता है वहाँ पे देते हैं। आर्म में जहाँ पे डेल्टॉइड मसल होता है वहाँ पे देते हैं। कौन से इंजेक्शन दे सकते हैं, तो एंटीबायोटिक अक्सर हम देते हैं, एंटीबायोटिक्स B12 का आता है, आईएम इंजेक्शन आता है, तो ये सब नॉर्मली यूज़ करते हैं हम लोग। तो साइट ऑफ कहाँ पे कौन से साइड पे देते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले ये डेल्टॉइड जो मोस्ट कॉमन है जो आर्म में देते हैं, उसके अलावा यहाँ पे ग्रोन एरिया में वेंट्रिलोग्लूटियल साइट होता है, इसको इस एरिया में दे सकते हैं। फिर थाई में इस एरिया में देते हैं, जिसको बोलते हैं वास्टस
लेटरलिस मसल में देते हैं। पहले जो होता था डोर्सोग्लूटियल साइड पे भी दिया जाता था, पीछे वटक में, बट लेकिन अब इसको कैंसिल कर दिया गया, अब नहीं रिकमेंडेड होता है, क्योंकि यहाँ पे सियाटिक नर्व्स होता है। तो अगर सियाटिक नर्व होता है यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है, इरिटेट करता है, इसी कारण इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो यहाँ पे अब पहले दिया जाता था लेकिन अब नहीं देते हैं। अब पढ़ने वाले हैं हम लोग सबक्यूटेनियस रूट। तो सबक्यूटेनियस मतलब क्या होता है कि सबक्यूटेनियस लेयर में डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री पे डायरेक्टली इस पर एपिडर्मिस, डर्मिस, यहाँ पे सबक्यूटेनियस इस लेयर में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। और ये था आईएम। तो ड्रग इज डिपॉजिटेड इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, राइट, डायरेक्टली सबक्यूटेनियस टिश्यू में डाल देते हैं। इसके अलावा उसमें जब भी इंट्रामस्कुलर की बात कर रहे थे तो वहाँ पर नर्व कम था, तो इस तरह से वहाँ पर इरिटेशन कम होता था, लेकिन यहाँ पर रिचली सप्लाइड बाई नर्व होता है, रिचली सप्लाइड बाई नर्व। तो ज़्यादा नर्व होगा तो इरिटेंट ड्रग्स नहीं दे सकते हैं। सो इरिटेंट ड्रग्स कांट बी गिवन, बट ये लेस वैस्कुलर होता है। आईएम में ब्लड वेसल मसल के पास ज़्यादा था तो रैपिड एब्जॉर्प्शन होता था, लेकिन यहाँ पे लेस वैस्कुलर है तो स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। और सबक्यूटेनियस रूट का फ़ायदा क्या होता है कि खुद से दे सकते हैं, सेल्फ इंजेक्शन इज पॉसिबल, हम लोग खुद से दे सकते हैं। लेकिन आईएम रूट था वो खुद से नहीं दे सकते हैं, लेकिन सबक्यूटेनियस रूट हमेशा खुद से दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कहाँ एब्डोमेन में दे रहे हैं, राइट। इसके अलावा तो खुद से यहाँ पे इंजेक्शन दे सकते हैं, इस तरह का आर्म में भी दे सकते हैं। अलग अलग रीजन है वहाँ पे साइट ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। अब पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो अगर आईएम की बात करें तो आईएम जिसके पास एंटीकोगुलेंट होता है, मतलब खून पतला करने की दवाई चल रही होती है, तो उसको नहीं देते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी शॉक पेशेंट होता है, शॉक मतलब जिसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर अचानक से गिर जाता है, तो उस पेशेंट पर नहीं दे सकते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विथ शॉक, शॉक होता है जिसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सडनली गिर जाता है, तो उस केस में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि जब ऐसा होता है तो उस समय आर्टरीज होता है, जो ब्लड वेसल्स होता है, वो क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, नैरो हो जाता है, क्योंकि उसको बीपी इंक्रीज करना होता है। तो ब्लड का अब्जॉर्प्शन, जो ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अब्जॉर्प्शन स्लोज। कौन कौन से ड्रग्स को दे सकते हैं, तो सबसे कॉमन इंसुलिन जो दिया जाता है। इसके अलावा नॉरप्लांट होता है जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है, जो कि लंबे समय तक काम करता है, जो कि प्रेगनेंसी को से रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी इसके बाद कौन सा रूट बचा, इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल मतलब क्या, स्किन में सीधा डर्मिस में, इंडरडर्मिस, जैसे यहाँ पे दे रहे हैं इंट्राडर्मल, तो कुछ इस तरह से ये डर्मिस का लेयर है, इस लेयर में हमेशा इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ड्रग इज इंजेक्टेड into the layers of skin, into the layers of skin। जब ऐसा करते हैं तो ड्रग इंजेक्ट करते हैं तो ड्रग से यहाँ पे कुछ समय के लिए एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो इसी कारण ऐसे हम्प जैसा फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं ब्लेब। ब्लेब मतलब क्या होता है, ब्लेब होता है, क्यों होता है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग। कुछ समय के लिए, शॉर्ट फॉर्म के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए ये एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल नहीं होता, तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है यहाँ से, इसलिए इस तरह से ब्लेब जैसा स्ट्रक्चर स्किन के ऊपर ऐसे फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं ब्लेब। कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इंट्राडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एग्जाम्पल की बात करें इंट्राडर्मल रूट में, तो एग्जाम्पल कॉमनली होता है बीसीजी वैक्सीन, जो कि टीबी का वैक्सीन दिया जाता है इस तरह से, और इसको एंड ड्रग टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसका यूज़ होता है इंट्राडर्मल रूट के बारे में। अब बात करने वाले हैं इनहेलेशनल या फिर इनहेलेशन रूट के बारे में। इनहेलेशन रूट में क्या होता है, जब भी वोलेटाइल लिक्विड होता है या गैसेस होता है वो डायरेक्टली हम उसको इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद ये जाता है लंग्स पे, वहाँ पे एक्शन करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में एक्शन होता है। सो वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेस कैन बी एडमिनिस्टर्ड to act on respiratory tract। इसका एडवांटेज होता है कि ये रैपिड एक्शन करता है, रैपिड एक्शन होता है इसमें। रैपिड एक्शन क्यों होता है, क्योंकि एल्वियोली पे जाता है तो लार्ज सरफेस एरिया होता है, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोली लंग्स पे काम करता है। और इसमें ड्रग को एडजस्ट कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। सो जैसे कि अभी 1 ml देना है तो 1 ml दे सकते हैं, 2 ml देना है तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ ड्रग डोज कैन बी पॉसिबल। इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि अगर इन्फ्लामेशन हो सकता है, अगर लॉन्ग टाइम पे यूज़ करें तो रेस्पिरेटरी इन्फ्लामेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्वेलिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फ्लामेशन हो सकता है, डिसएडवांटेज है। तो कौन कौन सा ड्रग्स इनहेलेशनल रूट या इनहेलेशन रूट के द्वारा दे सकते हैं, तो मोस्ट कॉमनली जो अस्थमा में इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं इन्हेलर होता है एल्ब्यूट्रॉल का। एल्ब्यूट्रॉल इसमें होता है ड्रग्स, तो एल्ब्यूट्रॉल इन्हेलर आता है, अस्थमा के लिए होता है। इसके अलावा नेबुलाइजर होता है जिसमें सैल्ब्यूटामोल ड्रग्स आता है। तो ये सारे ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं इन्हेलेशन रूट के द्वारा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रांसडर्मल रूट। तो ट्रांसडर्मल रूट में क्या होता है, इस तरह से पैचेज आता है, इसको चिपका जाता है, चिपकने वाला होता है पैचेज, उसको चिपका दिया जाता है और इसमें ड्रग्स रहता है। ये ड्रग्स धीरे धीरे रिलीज करते रहता है कुछ दिनों के लिए। सो ट्रांसडर्मल में क्या होता है, एडहेसिव पैचेस ऑफ ड्रग्स कैन बी यूज्ड ऑन चेस्ट, एब्डोमेन और मेस्ट्रॉइड रीजन। तो अलग अलग जगह पे इसको चिपकाया जाता है जहाँ पे से उसमें ड्रग्स होता है, जिसमें कि ड्रग होता है, ड्रग्स आर रिलीज्ड ओवर सेवरल डेज, कुछ दिनों के लिए इसमें रिलीज होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी को स्मोकिंग का आदत है तो उसमें निकोटीन का ट्रांसडर्मल पैच आता है, तो निकोटीन का पैच चिपका देते हैं जिसको ऐसे इसको स्मोकिंग छोड़ना होता है, उसके लिए होता है स्मोकिंग सेसेशन। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मोशन सिकनेस होता है तो उसमें स्कोपोलामाइन आता है, मोशन सिकनेस होता है, ऐसे ऐसे बैठे बैठे उसको लगता है कि जैसे उसका घूम रहा है शरीर, ऐसे लग रहा है कि वो चल रहा है, तो इस तरह से मोशन सिकनेस होता है, उसमें इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसडर्मल पैच का इस्तेमाल करते हैं। और राइट नेसल रूट में क्या होता है, डायरेक्टली हम स्प्रे के फॉर्म में इस तरह से लेते हैं और ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे ऐसे काम करता है। सो म्यूकस मेम्ब्रेन कैन रैपिडली एब्जॉर्ब सम ऑफ द ड्रग्स, कुछ ड्रग्स को म्यूकस में आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। इसमें भी लीवर बाईपास हो जाता है, लीवर इज बाईपास मतलब कि फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोसेसिंग होता है बॉडी में, वो नहीं होता डायरेक्टली, ये म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है, वहाँ से कैपिलरी प्रेजेंट होता है और कैपिलरी के थ्रू साइट ऑफ एक्शन पे चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर डेस्मोप्रेसिन का स्प्रे आता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली नाक में कंजेशन होता है तो उस केस में डिकंजेस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, कंजेस्टेंट्स। तो ये था नेसल रूट। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।